आज की बड़ी राजनीतिक खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपको परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश जी, विनोद अग्निहोत्री जी, अक्कू श्रीवास्तव जी, विजय त्रिवेदी जी मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो गया है। ध्वनि मत से फैसला ले लिया गया। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनि मत से फैसला हुआ, मत विभाजन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा है ओम बिरला का पिछले 5 साल का बतौर स्पीकर जो अनुभव है वो इस 18वीं लोकसभा में काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया किस तरीके से एक नया इतिहास रचा गया है। ओम बिरला जिन्होंने कई अहम फैसले लिए अपने पिछले कार्यकाल में, संसदीय कार्यप्रणाली में और प्रभावी बनाने के लिए काम किया। ओम बिरला गरीब कल्याण को लेकर भी लगातार काम करते रहे। तो किस तरीके से बधाई दी ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले ये सुनिए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। स्पीकर को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस समय अनुप्रिया पटेल क्या कह रही है, सुनते हैं। अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनने का निरंतर अवसर मिला। M.A. अयंगर जी, डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लो जी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी और GMC बालयोगी जी। लेकिन इनमें से किसी भी अध्यक्ष ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमें गर्व है कि आप लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे, और लोकसभा अध्यक्षों के इतिहास में यह आपकी एक स्थायी विरासत होगी। अध्यक्ष महोदय, हम सभी सांसद तो यहाँ केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। और आपका जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक निष्पक्ष
अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को गढ़ा है और अनेक उपलब्धियां आपके उस कार्यकाल की रही हैं, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। मैं आपके इस कार्यकाल में यही उम्मीद करती हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में तमाम और उपलब्धियों के नए अध्याय जुड़ेंगे और पक्ष विपक्ष हम सभी को लोकतंत्र को आपके मार्गदर्शन में मजबूत करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए अब अपने शो पर आते हैं और वो पहला सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पहली परीक्षा थी। हम लगातार आपसे कह रहे थे पहला घमासान पक्ष और विपक्ष के बीच, ऐसे में मोदी ने जीती पहली परीक्षा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बन गए हैं, ये तस्वीर साफ हो गई है। यहां से विजय जी से शुरुआत करते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों जो साधना चाह रहा था इस लोकसभा चुनाव के जरिए, उसने हासिल कर ली अपनी अपनी मंशा। करीब करीब दोनों ने अपनी मंशा कर ली कि सरकार ने बता दिया कि वो ताकतवर हैं और वो कमज़ोर नहीं हुए। उन्होंने जो अपना अध्यक्ष चुनना था वो चुन लिया और विपक्ष ने भी बताया कि हम अब कमज़ोर नहीं हैं। 2014 और 2019 वाला विपक्ष नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उसको इलेक्शन के लिए उतारा और उसको ध्वनि मत से पारित करके कहा कि हम सर्वसम्मति के साथ भी चलना चाहते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा फ्लिप साइड भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को लगा हो सकता है, मतलब कि यदि वोटिंग होगी तो क्या इंडिया ब्लॉक एक रहेगा, ये एक आशंका भी उसमें दिखाई देती है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल विजडम को ध्यान में रखते हुए भी, लेकिन मैं इसका पॉजिटिव साइड देखता हूँ कि सर्वसम्मति मतलब एक बिटरनेस ना बढ़े, उस चुनाव को नहीं बढ़ाया और वहां पर नहीं सर, ये यहाँ पर ये कहना होगा कि साहब ये बिटरनेस ना बढ़े, मतलब इस वजह से विपक्ष जो है उसने मत विभाजन की मांग नहीं की, या फिर विपक्ष को कहीं ना कहीं डर ये कि कहीं उसी की कमजोरी खुलकर सामने ना जाए, कलई ना खुल जाए, ये यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर लगता है। इसी वजह से मत विभाजन मांगा नहीं गया और ध्वनि मत से मामला खत्म कर दिया गया। विनोद जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कोई कलई खुल जाने का डर था। 7 सांसदों ने जो शपथ नहीं ली उसमें ज्यादातर विपक्ष के ही थे, इंडिया गठबंधन की, तो जाहिर है नंबर उसके आप अपने आप कम हो जाता। वो 34 के जो है 5-7 अगर कम कर दीजिए तो वो आ जाते हैं 26, 27, 27 पे आ गए। तो फिर मीडिया में सब जगह ये होता कि नंबर घटा, वो भी एक परसेप्शन बिल्डिंग में जो है दिक्कत होती। और दूसरा विपक्ष को लगा कि जीतना तो है नहीं भाई, अगर नेक टू नेक भी फाइट होती मान लीजिए 1-2, तब भी वो वोट डिवीजन नहीं मांग करते। जब उन्हें मालूम है कि 234 या 232, अगर वो 234 और कहाँ 293, और उसमें भी YSR के जो 4 सांसद वो भी उनकी भी चर्चा थी, वो NDA के साथ जा रहे हैं बिरला जी के साथ। तो इससे बेहतर है कि आपका नंबर है नहीं तो जो जीत रहे हैं तो सर्वसम्मति में शामिल हो जाइए, हर गंगे कर लीजिए, गंगा स्नान करिए और उसके बाद अपना बढ़िया भाषण दीजिए और जल्दी से काम खत्म हो। तो मुझे लगता है ज़्यादा समझदारी दिखाई। तो इससे हासिल क्या हुआ सर? नहीं, हासिल तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो बात रही वो ये कि स्पीकर का जो चुनाव जो कटुता वाली होनी थी वो नहीं हुई। और इसमें जो बात आगे बढ़ रही है विपक्ष की तरफ से वो ये है कि हो गई ना, नहीं, कटुता और आगे हो सकती थी। देखिए नंबर्स होते तो और आगे होती। टीएमसी अगर मान लीजिए एब्सटेन ही हो जाए, कल तक जिस तरीके का टीएमसी का वो तो क्लियर हो गया था। आज सुबह टीएमसी की तरफ से बता दिया गया था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। राहुल गांधी ने कल बात कर ली थी, उसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन कई ना कई तरीके से जितने सांसद थे, जैसे इनके सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा था 304 नंबर तक हो जाता है उनके, तो 304 वर्सेस 220-22 होता तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी तस्वीर होती। तो इससे बचा गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि मत विभाजन इसलिए नहीं मांगा गया कि 400 पार वाला चुनावी नारा, लेकिन यहाँ पर स्पीकर के चुनाव में 300 पार वाली ये सरकार, ये मैसेज साफ तौर पर चला जाता। लेकिन विपक्ष ने हासिल क्या किया, ये मेरा सवाल था। मैं अभी यही कह रहा हूँ ना, विपक्ष ने हासिल अपनी बात रखी पूरी तरीके से, और जो ऐसे मौके पर रखी उसने, राहुल गांधी ने जो चिरपरिचित उनका संविधान शब्द का इस्तेमाल था वो किया, 2 बार किया, एक बार हिंदी में एक बार अंग्रेजी में। और अखिलेश यादव ने बहुत साफ बात की कि आप पहले तरीके से नहीं करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पहले तरीके से ही रक्षा करेंगे। तो दोनों ने जो खींचतान अपनी, ये आज दिख गया कि किस तरीके की चीजें होने जा रही हैं। अपेक्षा आप भले भी किसी से कर लीजिए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल, अपनी बात रखिए। पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील तटकरे
एनसीपी अजीत पवार गुट के सांसद अब सुनील तटकरे अब वो अपनी बात रखेंगे। एक एक कर जो तमाम सांसद हैं अलग अलग दलों के, उनको समय दिया जा रहा है, बधाई दे रहे हैं। वो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। चुनाव हुआ लेकिन मत विभाजन से नहीं, ध्वनि मत से ही फैसला हो गया। और यहाँ इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब आखिरकार इस चुनाव से विपक्ष ने हासिल क्या किया। अभिज्ञान जी। नहीं, विपक्ष ने क्या हासिल किया जी कुछ नहीं। विपक्ष को अपना वॉइस ऑफ डिसेंट दिखाना था। पहले तो ये ना कोई परीक्षा थी ना कोई जीत थी। दिस इज प्योर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी एंड द एनडीए। तो उसमें कोई वो नहीं, तो उसमें ना कोई जीत है। एक फॉर्मेलिटी थी आज सुबह सुबह की, वो पूरी हो गई। विपक्ष को अपनी वॉइस ऑफ डिसेंट रखनी थी, जिसमें सबसे अच्छे तरीके से अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि आप हमारा विपक्ष का साथ दीजिएगा, क्योंकि मुद्दा क्या है? मुद्दा इनकी महानता के काम करने का नहीं है। स्पीकर की पिछले टर्म में मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया था वो था सांसदों के निलंबन का। तो उस बात को अखिलेश यादव ने रखा। सिंबॉलिकली उन्होंने अपने डिसेंट को सामने रखा। और ये तो पहले सेकंड से क्लियर था कि ये ध्वनि मत से होगा, इसमें कोई नंबर्स गेम नहीं है, इसमें कोई ऊपर नीचे होने वाला नहीं। विनोद ने एकदम सही कहा कि वो अरिथमेटिक कभी बैठनी ही नहीं थी कि आप उसमें हल्ला हंगामा करें। ड्रामा करने के लिए आप राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो फिलहाल यहाँ इस परसेप्शन के मामले में विपक्ष कहीं ना कहीं ये संदेश देश की जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा कि साहब ये जो सरकार है उसे पग पग पर, कदम कदम पर विपक्ष की तरफ से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राहुल गांधी जो हैं उन्होंने भी ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने के बाद बधाई दी है और इस समय ओम बिरला लोकसभा स्पीकर अपनी बात रख रहे हैं सदन में। मुझे इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्लीज मैं आपको सबको मौका दूंगा। प्लीज प्लीज अमराव जी, प्लीज ओवैसी जी, प्लीज सबको मौका दें। बैठिए, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फ़ख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूँ जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। श्री एन.के. प्रेमचंदन। Thank you very much, Speaker sir. Sir, I, on behalf of my party, Revolutionary Socialist Party (RSP), extend hearty congratulations in assuming the highest office of democracy, that too in the largest democracy in the world.
Sir, your experience, 30 years of experience in Parliament and the legislature, that is in Rajasthan State Legislative Assembly as well as 3 terms in Parliament, and also 5 years as the Speaker of this House. Definitely, I believe that, firmly believe that the expertise leadership will give fruitful results to the 18th Lok Sabha in running the House. Sir, I would like to say some quotations. The Pandit Jawaharlal Nehru, sir, it is a famous quotation that the Speaker, the symbol of nation's freedom and liberty. Sir, Kaul and Shakhtar refer the Speaker as the conscious and guardian of the House. Sir, I would like to refer the Speaker is the soul and spirit of Indian democracy and the custodian of the House. And further, I would like to say that while the government has its way in the House, it is incumbent upon the Speaker to ensure that the opposition has its full say. Sir, I would like to urge upon the Honorable Speaker, sir, the opposition's legitimate demands. तो अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है और बधाई का सिलसिला लगातार जारी है और अब इस पर धन्यवाद जो है वो स्पीकर की तरफ से दिया जाएगा। हम आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे। सवाल आपके सामने, लोकसभा स्पीकर का चुनाव, तो मतलब क्या माना जाए, आगे भी तय है टकराव? विजय जी, ये तो तेवर कहीं ना कहीं विपक्ष ने दिखाई दिए ना, मतलब वो पद लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर का पद, जिसपे पिछले 4 दशकों से तो सर्वसम्मति से फैसला होता आ रहा था, लेकिन इस बार वो चुनाव वाला पेच अटकाया। बिल्कुल, वो तेवर बताने के लिए ही ये सारी एक्सरसाइज की विपक्ष ने कि वो अपना एक डिसेंट की जो बात है और जो ताकत है वो बता सके, जो पिछले 10 साल में वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, विपक्ष के पास नहीं थी उसको। और अभी ओवैसी साहब ने उसका और आगे का जिक्र कर दिया कि वो टकराव कैसे होगा। उन्होंने कहा कि उपसभापति, उन्होंने कहा आप अपनी जिम्मेदारी थोड़ा कम कीजिए, डिप्टी स्पीकर भी तय होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर की जब बात आएगी तो फिर एक नया टकराव शुरू होगा। हाँ। ये टकराव आज दिखाई दे रहा है। अभी सरकार ने कहा कि आप पहले इस पर बात करते, कंडीशन मत करते, प्री कंडीशन। हालांकि मैं उसको प्री कंडीशन नहीं मानता, लेकिन वो बात खत्म हो गई। अब डिप्टी स्पीकर के चुनाव में क्या सरकार तैयार होगी, जो कन्वेंशन पिछले 30 साल से चल रहा है कि वो विपक्ष को ये मौका देगा कि नहीं देगा, तो ये एक बड़ा टकराव वहां पर होगा। बिल्कुल, लेकिन इस बार विनोद जी, अभी तक ये जो बधाई का सिलसिला था और इसमें जैसे विपक्ष के सांसद, उसमें राहुल गांधी को आप सुनिए, अखिलेश यादव को आप सुनिए किस तरीके से टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय अपनी बात रख रहे थे, कैसे सुप्रिया सुले अपनी बात रख रही थी, और सबकी तरफ से लब्बो-लुबाब यही निकल कर आ रहा था कि साहब ये 18वीं लोकसभा है, इस लोकसभा में विपक्ष के नंबर ज्यादा हैं, इस लोकसभा में आप आवाज दबा नहीं सकते हैं। ये एक बड़ा संदेश जो विपक्ष की तरफ से यहां पर दिखाया गया, दिया गया। बिल्कुल, ये संदेश विपक्ष ने स्पीकर साहब के साथ साथ सरकार को दिया है। हाँ। कि भाई ये जो है विपक्ष, वो ये हाउस जो है इसका चरित्र बदल चुका है। और जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी कोई विरोध होगा, पहले जो संख्या थी विपक्ष की उसमें विरोध होता था तो वो मध्यम पड़ जाता था, क्योंकि सरकार के पास इतना ज़्यादा नंबर था। मतलब 304 तो 303 तो अकेले बीजेपी की थे और 350 के आसपास 354 जाके एनडीए के हो जाते थे, फिर दूसरा कुछ और मिल जाते थे दल जो, तो कुल मिला के अपोजिशन का नंबर बहुत कम रहता था। तो अगर वॉकआउट भी करता था तो हाउस में असर नहीं पड़ता था। आप अगर एक वॉकआउट भी करेंगे तो आधे से थोड़ा कम हाउस खाली हो जाएगा। हाँ। तो ये या खड़े होंगे बोलने के लिए सारे, अगर तो निश्चित रूप से उनकी आवाज को दबाना आसान नहीं होगा। और नहीं, इस बात का भी जिक्र किया गया कि साहब आप कानून बनाते हैं, बिल पास होते हैं, यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन नहीं होती है, जबकि काम यही है। और यहाँ तक कहा गया, मतलब इतना खरे खरे अंदाज में विपक्ष ने जिस तरीके के बोल यहाँ पर बोले इस बधाई के मौके पर कि साहब जो पिछली बार आप कर रहे थे कि निलंबन वाला मामला, उसको इस बार मत दोहराइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट रूम में ही अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल है वो डाउन हो गया। राउज एवेन्यू कोर्ट, गिरफ्तारी सीबीआई ने की है आज अरविंद केजरीवाल की, और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद जो प्रक्रिया होती है, पेश किया जाता है अदालत में। क्या उसी सिलसिले में राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आया गया था अरविंद केजरीवाल को, जिस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी? जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। क्या अपडेट मिल रहा है वरुण? देखिए, बिल्कुल इस समय सीबीआई राउज एवेन्यू की जो सीबीआई कोर्ट है वहां पर अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर जो बहस है दोनों पक्षों की तरफ से चल रही है। करीब आधा घंटा हो गया
सीबीआई अपनी बात रख रही है तो वही डिफेंस उनका अपोज कर रही है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, उनका जो शुगर लेवल है वो अचानक से डाउन हो गया, उनकी तबीयत खराब हुई। तभी उन्होंने अदालत से गुजारिश करी कि उनको कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि उनका जो शुगर है वो डाउन हो गया है। तभी उनको फटाफट से जो साथ का कमरा है वहाँ पर ले जाया गया, उनको वहाँ बैठाया गया और अब कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी बीच जो अरविंद केजरीवाल की रिमांड है उस पर जो बहस है वो चल रही है, क्योंकि सुबह प्रोडक्शन वारंट जब जारी हुआ था कोर्ट से तो सुबह अदालत में पेश किया था। कुछ देर हिरासत में लेने के बाद अदालत के अंदर ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी थी। गिरफ्तारी डालने के बाद अदालत को सीबीआई ने बताया कि हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और रिमांड चाहिए, तो उसी को लेकर जो बहस है फिलहाल अभी कोर्ट के अंदर चल रही है। जी, तो मतलब तबीयत बिगड़ी है और अभी वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में ही कोर्ट रूम से अलग एक दूसरे कमरे में अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया गया है। शुगर लेवल जैसे कि आप बता रहे हैं उनका अचानक से डाउन हुआ, इसलिए वहां पर उनको बिठाया गया है, वहां पर उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। क्या डॉक्टर्स वगैरह को भी वहां पर बुलाया जा रहा है या अरविंद केजरीवाल को अस्पताल लेकर जाया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी वरुण जैन? वरुण जैन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अभी तक ईडी की ही शिकंजे में थे और अब ये सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही। तय बात है कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था जमानत वाला, वो भी अब वापस ले ली गई है एप्लीकेशन उनके द्वारा खुद ही जी। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई अब तमाम नए तार नए तरीके से जोड़ेगी और उसको कोशिश करेगी स्थापित करने की। तो तय है कि स्थितियां इनके खिलाफ में हैं और अभी मानसिक रूप से तो निश्चित रूप से बहुत तनाव से गुजर रहे होंगे वो, और मुश्किलें अभी सामने ही हैं उनकी, इसमें कोई राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल। अभिज्ञान जी, कहा तो वो निचली अदालत और निचली अदालत से राहत, उसके बाद मामला हाईकोर्ट में अटका और अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी वो भी वापस ले ली अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ पर लगातार परेशानियां बढ़ती हुई। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से इस केस को डील कर रही है वो स्टेप बाय स्टेप, अगर बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से डील कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए ये पॉलिटिकल केस भी उतना ही है जितना कोई केस ऑफ करप्शन है, और हमेशा होता है कि ऐसे केसेस जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो उसमें इंटरमिटेंट होता है, एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। अब सरकार को भी ये साबित करना है कि सही एजेंसियों की जांच के माध्यम से हम केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं, हम विंडिक्टिव नहीं है। तो वो प्रोसेस वो फॉलो कर रही है और उस प्रोसेस का एक पड़ाव अब आ गया है सीबीआई, विच विल श्योरली बी आगे के लिए प्रॉब्लम्स फॉर केजरीवाल। और इस प्रोसेस के जरिए नजर आ रहा है कि अभी जल्दी सलाखों से बाहर तो नहीं आने वाले अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल संभावना नहीं है। देखिए कल परसों में जो डेवलपमेंट हुआ, आपने जैसे जिक्र किया, पहले लोअर कोर्ट ने उनको दे दी जमानत, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। जब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन नहीं किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने परमानेंटली उसको जमानत को रद्द कर दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल साहब ने आज वो पिटीशन विड्रॉ कर ली, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब इसमें कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और जो मुझे लगता है कि सरकार को या जो एजेंसीज हैं उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं उनको जमानत ना मिल जाए, तो एक और रास्ता निकाला गया कि सीबीआई के मामले में उनको अरेस्ट कर लिया गया। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाती तो भी जेल में ही रहना पड़ता। सीबीआई के केस को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास एक नया रास्ता था कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन वो तो होना ही नहीं था, उन्होंने विड्रॉ कर ली। अगर ऐसा लगता सरकार को लग रहा होगा या जो भी लोग एजेंसीज में हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए तो कहीं केजरीवाल साहब बाहर ना आ जाएं, तो सीबीआई का एक और केस हुआ और उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया और अब वो फिर से नया केस होता तो उनके निकलने की संभावना तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब तो लीगल प्रोसेस से भी उनकी बाहर आने की संभावना अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। और यहाँ से अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर्याय आम आदमी पार्टी के हैं, तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ज्यादा वक्त थोड़ी बचा है अब दिल्ली विधानसभा चुनाव। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह इस समय दिल्ली में पानी का संकट है, उसको लेके जो दिल्ली आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन भी शायद जेल के अंदर हैं, तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री जेल के अंदर है। और ऐसे में एक तरफ पार्टी जो है जल संकट और बिजली संकट, इन तमाम समस्याओं से जूझ रही है सरकार दिल्ली की,
एलजी रोज एक नया उसमें जो है हर मामले में वो जो है कहीं ना कहीं उनका टकराव जो है सरकार के साथ बढ़ ही रहा है। तो जो ताकत आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल से मिलती है उसकी कमी है। और चुनाव जैसे से नज़दीक आएंगे और जैसे से दिल्ली में इस तरह की समस्याएं बढ़ेंगी तो उसका फ़ायदा लेने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी और राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। इसलिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का ज़्यादा दिन जेल में रहना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुन लिया गया है ओम बिरला को, और इस दौरान सदन में जब उन्हें बधाई दी जा रही थी, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने के मौके पर कहा, उम्मीद है विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, निष्कासन जैसी कार्रवाई इस बार नहीं की जाएगी। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष को भी बराबरी का मौका और सम्मान दिया जाए, कमोबेश यही लब्बो-लुबाब विपक्षी दलों से जुड़े सांसद जब बधाई दे रहे थे ओम बिरला को तो उनकी तरफ से दिया जा रहा था। ऐसे में अब सवाल बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि साहब जब नंबर पहले से ही तय था और ऐसे में चुनावी हार जीत का पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, तो फिर इसका मतलब ही क्या रहा चुनाव का? मतलब संख्या बल का। लेकिन आपको समझना होगा कि ये मामला था ही नहीं। अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि जब तय थी शिकस्त फिर भी क्यों लड़ा विपक्ष, तो उसका जवाब विपक्षी सांसद जिस तरीके से एक एक कर यहां सदन में अपनी बात रखते सुनाई पड़े अक्कू जी, कि ये विपक्ष दबेगा नहीं, ये विपक्ष जनता की आवाज है और ये काम लगातार सदन में किया जाएगा। यही संदेश, ये संदेश बिल्कुल साफ यही है। और परसेप्शन की लड़ाई शुरू हो गई है इस नए सदन के साथ साथ। जैसे ही सदन का गठन हुआ है, एक नए परसेप्शन की लड़ाई शुरू हो गई है कि इस बार हम नए परसेप्शन के साथ में संविधान की रक्षा के लिए, और ये संविधान शब्द आपको हर रोज़ कम से कम जब तक संसद चलेगी सुनने को मिलेगा, उसकी गूंज होगी और उस पर पूरी अपनी बात लगातार लोग कहते रहेंगे। पानी, बिजली, नीट, अग्निवीर ऐसे मुद्दों को सामने रखते हुए, लेकिन कुल मिलाकर के संविधान की रक्षा की बात होती रही है और सत्ता पक्ष की मजबूरी ही होगी कि उसको मुद्दे को काटा कैसे जाए। वो एक मुश्किल काम उनके लिए एक नया आन पड़ा है मेरे ख्याल से भी सत्ता पक्ष के सामने। तो विपक्ष को ये बहुत उसकी जो परसेप्शन का खेल है वो उसको बनाने में लग गया है और मुझे लगता है कि ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी कि वो विपक्ष आम आदमी, आम जनता के साथ है। अभिज्ञान देखिए, बेसिक पॉइंट्स पर हम जाते हैं। पहले वैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा इस देश की बहस का हिस्सा था कि विपक्ष कहाँ है। 24 के चुनाव ने यह स्थिति बदल दी, अब विपक्ष आ गया। दुनिया के अलग अलग संसदों का इतिहास गवाह है कि भले ही सत्ता पक्ष के पास ज्यादा आंकड़े हों, लेकिन अगर प्रभावशाली विपक्ष होता है आवाज से, मुद्दों से, अपनी प्रेजेंस से, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट और मैसेज बाहर जाता है जो पिछले 10 सालों से साफ तौर पर नहीं जा रहा था। ना लोग राहुल गांधी को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, ना पूरे विपक्ष को ले रहे थे। आज आप देखिए कि किस तेवर से अखिलेश यादव बोल रहे हैं और कितनी स्पष्टता से बोल रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आता है ऑपोजिशन को
जब नंबर्स उसके पीछे होते हैं, इट डज नॉट नेसेसरीली मैटर कि वो नंबर मेजॉरिटी के है या नहीं है। सेकेंडली अब आप देखेंगे कि जब भी, अभी तो आज पहला दिन था, आपने सही कहा, औपचारिकताएं थी, सब लोग यहाँ तजुर्बेकार बैठे। अब जब डिबेट्स का सिलसिला आएगा तो अगर 10 स्पीकर तैयार करेगी सरकार, तो 12 तैयार कर सकती है विपक्ष, जो उसको काउंटर करेंगे। तो जो हम लोगों ने संसदों में देखा है, विजय जी, मैं, विनोद जी या कोई, तो एक लेवल ऑफ डिस्कोर्स होता था, वो लेवल ऑफ डिस्कोर्स रिटर्न कर सकता है। अभी तो क्या था कि आप वन साइडेड बोल के, कोई, मैंने एक दो दफा टीवी देखने का वैसा भी नहीं होता था, कोई स्मृति ईरानी चिल्ला रही हैं और पीछे से भड़बड़ 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 हो रहा है, तो ये सब चीजें होती थी संसद में। और फिर हमने अटल जी जैसे लोगों के भी बातें सुनी इसी संसद में, लालू और अटल जी जैसे बहस भी सुनी है। तो हो सकता है वो डिस्कोर्स लिफ्ट हो, विच इन माय ओपिनियन, आई विल बी ब्लंट, इंडिया नीड्स वेरी बैडली। ठीक है सर, इंडिया नीड्स दैट डिस्कोर्स टू बी लिफ्टेड। ठीक है। इस बीच देखिए, शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ओम बिरला को स्पीकर बनने पर बधाई दी। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, हमें सरकार को बताना था कि मनमानी नहीं चलेगी, इसीलिए स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा गया। मेरे साथ शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। ओम बिरला ध्वनि मत से दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए, क्या मिला विपक्ष को उम्मीदवार खड़ा करके? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि दूसरी बार उनको स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, पर साथ ही साथ आज सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी जनता ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि देश जो चलेगा अब संविधान की तरफ चलेगा और संवैधानिक तौर तरीकों के हिसाब से हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। दूसरी बात, हम जानते थे हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, पर ये सरकार को ध्यान दिलाना कि सरकार अब जो चलेगी मनमानी तरीके से नहीं चलेगी, उनके हिसाब से नहीं चलेगी, संवैधानिक तौर तरीके से चलेगी, ये याद दिलाना उनके लिए ज़रूरी था। इसलिए हमने विपक्ष के जो हमारे उम्मीदवार थे, हमने उनको। आपको लगता है जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था उम्मीदवार देकर, वो हासिल किया विपक्ष ने? संदेश दे पाए आप लोग? जी बिल्कुल। आज आप प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखते थे, वो राहुल गांधी जी को हैंडशेक कर रहे थे, उसी से स्पष्ट हो गया था कि मैसेज इज वेरी क्लियर। एक दो सवाल हो रहा है मैम, राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं लोकसभा के, कैसे आप देख रही हैं इस फैसले को और किस तरीके से सियासत को बदलते देख रहे हैं राहुल के इस नए रोल? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया है और मैं कहती हूँ एज एन एलओपी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का जो भी निर्वहन रहा है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और कांग्रेस का जिस तरीके से उनको लेकर कटाक्ष किया जाता था, आज उन्होंने साबित कर दिया है कि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, ये जिम्मेदारी लेने को कहा है, वो जिम्मेदारी का निवारण करेंगे। और मैं मानती हूँ कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस भी मजबूत। तो शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है जरा एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। विजय सर, आपके पास आ रही हूँ। एक बात यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो जो सदन में सर्वसम्मति हो, उसकी जो बात की जा रही थी, वो सिर्फ बातों में ही रह जाएगी, क्योंकि होता यही नजर आ रहा है कि विपक्ष जो इस बात को लेकर गदगद है कि साहब हम सरकार को इसके हिसाब से तो नहीं चलने देंगे, हम अपनी चला कर रहेंगे, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो ये संदेश दे रहा है कि वो जो करता है वही सही है। और ये स्पीकर के चुनाव पर बधाई को लेकर जिस तरीके से सब अपनी बात रख रहे थे, उसी से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपने शानदार काम किया और कई कठोर फैसले आपने लिए, लेकिन वो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी थे। और विपक्ष के सांसद एक के बाद एक खड़े होकर कह रहे हैं कि पिछली बार जो किया, मतलब लब्बो लुबाब उनकी बात कही है कि आपने पिछली बार जो किया इस बार वो मत दोहराइएगा, इस बार हम जनता की आवाजें हमें बोलने दीजिएगा। विपक्ष की भूमिका यही होती है कि वो अपनी बात को रखे, और अब जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ताकत उसकी बढ़ी है, लेकिन मैं समझता था कि जब विपक्ष ने, जिस पर हमने पहले चर्चा की, छोड़ दी थी कि ये स्पीकर का इलेक्शन के लिए आपने कैंडिडेट उतार दिया है, तो फिर उसको डिवीजन पर लेकर आना चाहिए था। मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूँ जो इसको ताकत देते विपक्ष को। 3 लोकसभा अध्यक्षों के चुनाव हुए। 1952 में चुनाव हुआ जब मावलंकर साहब थे और एसएस मोरे उनके खिलाफ खड़े हुए थे सीपीआई की तरफ से। तो उस समय बड़ा पार्टी थी, सत्तारूढ़ पार्टी, और 394 और 55 हुए। ठीक है। लेकिन फिर जब 1967 में जब इलेक्शन हुआ तो वहां पर नीलम संजीव रेड्डी थे कांग्रेस की तरफ से, और अपोजिशन की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने मोशन मूव किया था और जगन्नाथ राव जोशी वहां पर कैंडिडेट बने। तो वहां उन्होंने वोटिंग करवा दी, और वो वोट पता है आपको क्या पड़ा? 278-207। मतलब स्पीकर को 278 मिले, 207 ने कहा था ना उससे कटुता और बढ़ती। नहीं, कटुता नहीं, मेरी बात सुनिए कि आज संदेश नहीं हुआ ना, आज उतनी की उतनी ताकत थी, 293 और 234।
तो यदि ये वोटिंग हो जाती तो विपक्ष अपनी ताकत को बता सकता था। इसलिए कटुता का बहाना मत लीजिए, ये आप अपने घर को बचाए रखने के लिए नंबर से ताकत तो नहीं दिखानी थी ना। नंबर से अगर ताकत दिखाने की बात होती फिर तो ताकत सत्ता पक्ष की ज्यादा प्रूव हो जाती, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो 300 पार चला जाता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है ही नंबर गेम। ठीक है, मुझे लगता है देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है ही नंबर गेम। विपक्ष को ये मालूम था कि नंबर में पीछे है नंबर में नहीं जीत सकते हो, सही बात है। तो इसलिए वोट डिवीजन के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। अब चूंकि एक पोजीशन ले ली थी उन्होंने कि हमको जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, जब डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बन रही थी तो उससे वो विड्रॉ नहीं कर सकते थे। मतलब अगर वो मत विभाजन कराते, वोट डिवीजन मत मांगे। अगर वो मत विभाजन कराते विजय जी, तो वो तो जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे थे उसी में वो कमी उजागर कर देते नंबर के जरिए। उसके मत विभाजन से तो सत्ता पक्ष और 300 पार पहुंचता तो वो ज्यादा मजबूत नजर आता। नंबर गेम में कमी तब होती कि 234 से वो कम हो जाते, 234 पर रहते तो वो ताकत उनकी दिखाई देती। इसका मतलब यह है सात को छोड़ दीजिए ना, 7 को छोड़ दीजिए जिनकी शपथ नहीं हुई, आप इसको पॉलिश मत कीजिए। 234 में 7 कम भी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जान रहे शपथ नहीं ली। जो शपथ ले चुके हैं सत्ता पक्ष अगर 300 पार चला जाता तो ये तो विपक्ष के लिए और नाकाफी साबित होगा। सीधे लोकसभा लेकर चलेंगे आपको। ओम बिरला क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हम महान संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए राष्ट्र हित में, लोक कल्याण में ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक कल्याण हो सके। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस दशक के अंदर संविधान दिवस मनाने की श्रेष्ठ परंपरा शुरू हुई। संविधान पर चर्चा हुई, डिबेट हुई और साथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों में सभी राज्य के पीठासीन अधिकारियों को कहा कि वह अपने अपने राज्य में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और संवैधानिक कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते हुए देश के विकास में सक्रिय योगदान दे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूं। ये संसद सभी पक्षों के विचार वाली सभा है। सभी पक्षों के विचार यहाँ पर आने चाहिए। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अलग अलग विचारधारा से चुनकर आते हैं, लेकिन विचारधाराओं के बाद भी देश सबसे सर्वोपरि है। मुझे आशा है कि अपने अपने दल की विचारधारा और जिन मुद्दों पर असहमति होगी, आप जोर से असहमति व्यक्त करेंगे। जहां पर आपको विधेयक पर सकारात्मक रूप से चर्चा करते समय सुझाव देंगे, सरकार से भी अपेक्षा रहेगी मेरी कि उन सुझावों को शामिल करें। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं। एक दल का व्यक्ति हो, उसको भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और मैंने कोशिश की पिछले कार्यकाल में कि पहले सत्र में सभी मान्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। जो मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते थे उनको भी आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं कोशिश करूंगा कि उसी भावनाओं से आप सबका मत, विचार सदन में आए और मैं निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। लेकिन मेरी अपेक्षा रहेगी कि निर्बाध रूप से सदन चले
ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। हम सब लोग यहाँ पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं, इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। बेल में आना सदन की परंपरा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो संसदीय मर्यादा है उसके पालन करने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और मैं उसका पालन करूंगा। तो सभी पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाए, सदन सुचारू रूप से चले, इसका आश्वासन सदन को देते हुए और साथ ही ये अपेक्षा करते हुए कि साहब गतिरोध ना हो, आलोचना, विचार, अभिव्यक्ति हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हंगामा हो और वेल में आ जाएं विपक्ष के सांसद। ये तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन में कर रहे हैं इस वक्त स्पीकर ओम बिरला।